हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल टारगेट गुरुकुल। मैं आपकी एजुकेटर सिमरन शर्मा लेकर आई हूँ बिजनेस फाइनेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसका सेशन चैप्टर वाइज हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इसको नहीं देखें जाके देख ले, जिसका टाइटल रहेगा एलयू सेकेंड सेमेस्टर। एलयू सेकेंड सेमेस्टर से आपको वो वीडियोस दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ एलयू यूनिवर्सिटी में ही चलाया जाता है। ठीक है, तो इसी के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड। स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस मतलब पब्लिक फाइनेंस पढ़ने से, पब्लिक फाइनेंस जानने से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं, क्या क्या चीजों के बारे में हम जानते हैं। स्कोप मतलब हमारा दायरा क्या है। पब्लिक फाइनेंस जानने से हमारा दायरा क्या होता है। तो पहला आता है पब्लिक रेवेन्यू। तीन चीज की बात करता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस तीन चीज की बात करता है, जो की बात करता है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्थ, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्थ एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर। अच्छा, जिनको ये मीनिंग नहीं पता है कि पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, उनके लिए ये बात है कि पब्लिक फाइनेंस मतलब कि जो गवर्नमेंट इसमें आती है। पब्लिक फाइनेंस जहां पर आ गया, पब्लिक मींस गवर्नमेंट, पब्लिक मींस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पर आती कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंस, अपने पैसे जो है उनको कहाँ से लेकर आएगी, कैसे उनको खर्च करेगी और कैसे सही तरह से अपने रिसोर्सेस का यूज करेगी। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कैसे अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज करेगी, यही बात करता है पब्लिक फाइनेंस। तो यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस में जब हम देखते हैं तो वहां पर तीन चीज की बात आती है। पब्लिक रेवेन्यू, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, कहाँ से पैसे हम ला सकते हैं। पब्लिक डेब्ट, कौन से ऐसी जगह है जहां से हम उधार ले सकते हैं और अपने चीजों को, अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? कलर चेंज कर देते हैं इसका। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूड्स। अब पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक, जब देखो बात हो रही है पब्लिक फाइनेंस की, पब्लिक फाइनेंस की बात हुई है, पब्लिक फाइनेंस की बात हुई है, तो कौन कर रहा है ये फाइनेंसिंग, कैसे चीजों को खर्च करना है, कैसे कहाँ यूज करना है, वो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। तो गवर्नमेंट जब कर रहा है तो इसमें तीन अथॉरिटीज आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक हमारी सेंट्रल लेवल की आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हमारा स्टेट लेवल का आएगा, स्टेट गवर्नमेंट, और एक हमारा लोकल लेवल पे आएगा जो कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो ये तीनों ही टाइप के गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही आंसर होंगे हमारे किसके? पब्लिक अथॉरिटीज के। पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन आ रहा है? ये तीनों आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which is the main point on the basis of which public finance can be separated from private finance? अब वो ये बात कर रहा है कि कैसे हम पब्लिक फाइनेंस को प्राइवेट फाइनेंस से अलग मान सकते हैं, प्राइवेट फाइनेंस से अलग मान सकते हैं, कैसे पब्लिक को प्राइवेट से हम मान सकते हैं। तो फाइनेंस वर्ड की बात अगर लगा दे तो प्राइवेट और पब्लिक का बस मतलब क्या होता है? पब्लिक मीन्स जो सब कोई जान रहा है, ठीक, जिसके बारे में सबको पता है, पब्लिकली है। प्राइवेट मीन्स जो लिमिटेड लोग जान रहे हैं या छुपा हुआ है लोगों से। क्लियर है? तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि किन बेसिस पे अब हम पब्लिक फाइनेंस को प्राइवेट फाइनेंस से अलग मानते हैं। फाइनेंस की बात कर दी, सेम ही होगा कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या मेन डिफरेंस होगा, तो वो होगा सीक्रेसी का। वो क्या होगा? सीक्रेसी का, कि पब्लिक फाइनेंस में सीक्रेसी ज्यादा होती है इन कंपैरेटिव टू प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस वाले क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ पैसा यूज कर रहे हैं, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका पैसा है, वो जहां चाहे वहां खर्च करें। ठीक, लेकिन पब्लिक फाइनेंस जो कि गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट कहाँ से पैसा जनरेट करती है?
मेजर जो इनकम है उनका जनरेट होता है इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स कौन देता है? हम और आप देते हैं। तो जब हम और आप पैसा दे रहे हैं तो सीक्रेसी रखना, उसको सीक्रेसी रखेगा तो उसके लिए सही नहीं होगा। तो पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में मेन डिफरेंस आता है जो कि आता है सीक्रेसी का। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। पहले तो क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का मतलब क्या होता है। 3 वर्ड से मिलके बना है मैक्सिमम, सोशल और एडवांटेज। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम। क्लियर है? अधिकतम। सामाजिक मतलब सोसाइटी, जो हमारी सोशल सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी जो आ रही है हमारी, सोसाइटी हमारी जो है वो सोशल सोशल वेलफेयर, सामाजिक चीज को वो बता रही है। और एडवांटेज मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ। तो हमारा जो अधिकतम सामाजिक लाभ होगा, मतलब मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ऐसे क्या चीज किया जाए जिनसे सबसे ज्यादा क्या हो, सोशल वेलफेयर के लिए काम हो। सोशल वेलफेयर के लिए सबसे ज्यादा जो काम होगा वो प्रिंसिपल किसने दिया है, इसकी बात की गई है। तो वो प्रिंसिपल दिया है डेल्टन ने। किन्होंने दिया है? रिपीट कीजिए हमारे साथ। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज गिवन बाय डेल्टन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सपेंडिचर टैक्स फॉर इंडिया। एक्सपेंडिचर टैक्स फॉर इंडिया किन्होंने दिया था? अब पहले सवाल आता है कि एक्सपेंडिचर टैक्स क्या होता है। एक्सपेंडिचर टैक्स वो होता है जो हम जब हम होटल्स जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं और उसमें हम अपना उसमें जो टैक्स इंक्लूडेड रहते हैं उसी को कहलाया था एक्सपेंडिचर टैक्स। ठीक है, अब ये किन्होंने दिया है? ये दिया है कार्लडोर ने दिया है एक्सपेंडिचर टैक्स फॉर इंडिया। कार्लडोर ने दिया है एक्सपेंडिचर टैक्स फॉर इंडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बताया जा रहा है कि पब्लिक गुड्स क्या होता है। अभी तक तो पब्लिक फाइनेंस देख रहे थे कि पब्लिक फाइनेंस कौन करता है, तो गवर्नमेंट करता है। कौन कौन सी अथॉरिटीज आती हैं? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। तो पब्लिक गुड्स आर एक्सक्यूटेबल, नॉन एक्सक्यूटेबल, मार्केटेबल या ऑल ऑफ दीज। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ऑल ऑफ दीज लगा देते हैं कि भाई यही तो आंसर होगा, सब कुछ होगा ही होगा ऑल ऑफ दीज जब दिया है। ठीक, जबकि ऐसा नहीं है। पब्लिक गुड्स जो होता है वो नॉन एक्सक्यूटेबल होता है। एक्सक्यूटेबल, नॉन एक्सक्यूटेबल क्या मतलब हुआ? नॉन एक्सक्यूटेबल मतलब पब्लिक गुड्स ऐसा गुड्स है जो किसी से भी, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कोई भी ऐसा कंज्यूमर नहीं है जो उसको यूज ना किया हो, उसको कंज्यूम ना किया हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका नॉर्मल, अगर बात करें तो रोड्स। रोड्स हर कोई यूज कर रहा है, भले भले उसकी क्या मतलब, भले उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन कोई दिए हो चाहे ना दिए हो। ठीक है, एज अ माइनर हम इनकम टैक्स आप लोग नहीं भरते हैं तो ठीक है, लेकिन तब भी आप उस रोड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई टैक्स भर रहा है, कहीं ना कहीं से वो रेवेन्यू आ रहा है, रोड बन रही है, वो सबके लिए बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर और लें तो नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस, नेशनल डिफेंस की बात की गई है कि डिफेंस हमारे कंट्री में है और वो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी तरह से हमें डिफेंड कर रहा है, हमें बचा रहा है, लोगों जो राइवल्स हैं उन सब से बचा रहे हैं। तो पब्लिक गुड्स क्या हो गया? नॉन एक्सक्यूटेबल हो गया, जिसको हम चाह कर भी ऐसा नहीं कोई भी पर्सन की वो उसको यूज ना कर सके। क्या आंसर हुआ? पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्यूटेबल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब आ रहा है हु इज द फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के फादर कौन है? तो पब्लिक फाइनेंस के फादर हैं मिस्टर स्मिथ जी। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस? स्मिथ है पब्लिक फाइनेंस के फादर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी? हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी?
अब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी क्या होता है पहले, क्या है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज क्या है? हु इज द एक्सपोनेंट? पहले तो पूछा है कि कौन है जो जिन्होंने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी को दिया है, ऐसे कौन है जिन्होंने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी को दिया है? सो दिया किन्होंने है, पहले हम लोग यही जान ले रहे हैं। तो दिया है वैगनर्स ने दिया है, जिसको इस लॉ को इनके नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं वैगनर्स लॉ। क्लियर है? वैगनर्स लॉ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? वैगनर्स लॉ का मतलब, वैगनर्स लॉ में क्या किस चीज की बात की गई है? उन्होंने बात किया है कि नेशनल इनकम तब अराइज, जैसे ही अराइज होगा, जैसे ही नेशनल इनकम बढ़ेगा, जैसे ही नेशनल इनकम बढ़ेगा, वैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है ना कि हमारे पास कम पैसा रहेगा तो हम कम खर्च करेंगे, हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा तो हम ज्यादा खर्च करेंगे। सेम बात की गई है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी मतलब जो वैगनर्स ने दिया है, जिनको वैगनर्स लॉ भी कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जैसे ही नेशनल इनकम इंक्रीज होगा, नेशनल इनकम राइज होगा, वैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज होगा, वैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज होगा। इसकी बात की गई है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी में। होप आपको समझ में आ रहा हो। क्लासेस जरूर से कीजिएगा जो हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे है, तब चीजें और क्लियर रहेंगी और सारे एमसीक्यूज भी आपको आसान लगेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस। अब ये बात कर रहा है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय, किन्होंने दिया था डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस? तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ किन्होंने दिया था। दिया गया था पीकॉक एंड वाइसमैन ने दिया था, पीकॉक एंड वाइसमैन ने दिया था, जिनको शॉर्ट में आप लोग देखे होंगे PW करके भी लिखा रहता है। ठीक है, ठीक है। तो पीकॉक एंड वाइसमैन ने दिया था डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस? तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस, पहले वर्ड हाइपोथेसिस लगा है, मतलब सॉर्ट ऑफ कोई अजम्पशंस हैं, ठीक है, जिनकी बात की गई है, माना गया है कि ऐसा है। ठीक है, माना गया है कि, इन्होंने माना है कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक अजम्पशन है उनके इनके थ्योरी के हिसाब से, इनके कॉन्सेप्ट हिसाब से। अब डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब, ध्यान से सुनिएगा, कि जब देखो, जब पुराने, ठीक है, जब पुराने एक्सपेंडिचर और टैक्स, ठीक है, जब पुराने एक्सपेंडिचर और टैक्स की लेवल में इंक्रीमेंट होती है, लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, तो उस इफेक्ट को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस। जैसे मान लो इन्होंने इसमें बात की है कि जैसे ही हम टैक्स ज्यादा लेंगे, टैक्स ज्यादा लेंगे, मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो हम एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे। तो ये किस चीज को दिखा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि पहले टैक्स कम ले रहे थे, कम एक्सपेंडिचर कर रहे थे, अब ज्यादा ले रहे हैं और एक्सपेंडिचर करेंगे, और लेंगे और एक्सपेंडिचर करेंगे। तो मतलब ये पैरेलल में ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो यही है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस, कि पहले लोग कम देते थे, फिर लोग ज्यादा देने लगे और ज्यादा लेने लगे और ज्यादा लगे। और इस मतलब ऐसा भी नहीं है कि लोग बहुत शिकायत करने लगे, चीजों को ऐसा बनाया गया है कि टैक्स और रेवेन्यू दोनों को बैलेंस में रखा जाए। जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं और जो गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू नहीं, जो गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर है, उन दोनों का बैलेंस बना रहेगा तो चीजें अच्छी चलेंगी। ठीक है, तो इसी की बात किया गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि पहले लोग कम टैक्स देते थे, फिर ज्यादा दे रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ रहा है, किसी को कोई दिक्कत इस चीज से
नहीं है। क्लियर है? तो द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय पीकॉक एंड वाइसमैन। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 10th क्वेश्चन है, जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन, शून्य आधारित बजट को सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था? सबसे पहले जीरो बेस्ड बजटिंग को कहाँ अपनाया गया था? तो सबसे पहले जीरो बेस्ड बजटिंग को हम जान जाते हैं यूएसए में अपनाया गया था। ठीक है, अब जीरो बेस्ड बजटिंग होता क्या है? जीरो बेस्ड बजटिंग बहुत ही हम लोग एक्सप्लेनेशन शॉर्ट रखेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हम लोग कवर कर सके। ठीक है, एक्सप्लेनेशन शॉर्ट रहेगा, चीजों को बस एक वन लाइनर में बताया जाएगा ताकि आपको यहाँ पर सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, याद रहे। जब एक्सप्लेनेशन पता रहती है तो चीजें अच्छे से याद रहती हैं, भले वो क्यों ना फैक्चुअल चीजें ही क्यों ना हो। ठीक है, देन ऑल्सो तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में रखेंगे सारे एक्सप्लेनेशन को, क्लासेस में जाइएगा तो और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा जीरो बेस बजटिंग क्या है? जीरो बेस बजटिंग मतलब जब हम एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एकदम डाउन से, ठीक है, डाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। बजटिंग बजटिंग क्या होता है? इससे कभी कभी देखा जाता है ना कि प्रीवियस ईयर में कैसा रहा है, ठीक, प्रीवियस ईयर की चीजों को हम इस करंट ईयर में लेकर आते हैं। ठीक है, ये काम होता है जनरली, बट जीरो बेस्ड बजटिंग ये काम नहीं करता है। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या करता है कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, हमको पिछले साल हमने क्या किया हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम एक जीरो स्टार्ट करेंगे, मतलब एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे और फ्रेश बजट बनाएंगे जो कि एकदम नया नया होगा। ठीक है, तो जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब ये था, और ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? यूएसए में स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Who proposed the zero based budgeting for the first time? अब किन्होंने दिया था जीरो बेस्ड बजटिंग को पहली बार? तो पहली बार दिया था पीटर फ्लायर ने दिया था, पीटर फ्लायर ने दिया था सबसे पहली बार जीरो बेस्ड बजटिंग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जेंडर बजटिंग, अब क्या बात आई है जेंडर बजटिंग की? जेंडर बजटिंग का मतलब सीधे सीधे बात किया गया है जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है कि जो मेल एंड फीमेल है, मेल एंड फीमेल है, मैन एंड वुमेन है, उनके बीच में इक्वालिटी रहे। ठीक है, तो इसी की बात की गई थी जेंडर बजटिंग में। जो कब स्टार्ट हुआ था, किस ईयर में यूनियन बजट में वो पास हुआ था? तो वो था 2001 और 2001 और 2 में जेंडर बजटिंग स्टार्ट हुई थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वापस से आया है, पीछे पीछे क्या करके था? प्रिंसिपल करके था, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की बात की थी, और यहाँ पर थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किन्होंने दिया था? डेल्टन ने दिया था। सब लगा ही लिए होंगे, क्लियर है? इसलिए कुछ क्वेश्चंस रिपीट होने चाहिए ताकि जो पता चले कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से वो सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। पता चला सब ऐसे ही बस नींद में आधा देख रहे हैं, आधा सर के ऊपर से जा रहा है। जब भी पढ़िए ऐसे वीडियोस तो ध्यान लगा के पढ़िए ताकि दोबारा पढ़ने का नौबत ना आए। क्लियर है? और फिर ये ना लगे पेपर में कह रहे ये पढ़े तो थे लेकिन इसका आंसर पता नहीं क्या है, मैम कुछ तो बता रही थी इसका आंसर याद तो नहीं आ रहा है लेकिन। ठीक है, ये चीज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए चलो अच्छी बात है ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या है, किन्होंने दिया है? डेल्टन ने दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किन्होंने ये लिखा है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये दिया गया है जे.एम. केन्स के द्वारा, जे.एम. केन्स के द्वारा दिया गया, शॉर्ट में नाम लिखा है इनका, जे.एम. केन्स के द्वारा दिया गया है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, चलो जे.एम. केन्स ने और क्या क्या कहा जाता है इनको, यही जान लो, एक्स्ट्रा नॉलेज। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी जे.एम. केन्स जी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू
मस्ग्रेव द मेजर फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस, मस्ग्रेव के अकॉर्डिंग सबसे मेजर फंक्शन पब्लिक फाइनेंस का क्या है उन्होंने पूछ रहा है। तो ऐसे तो सारे ही हैं, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एलोकेटिव फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन और स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ये तीनों ही फंक्शन है किसके, पब्लिक फाइनेंस के। पब्लिक फाइनेंस का फंक्शन पूछा जाएगा कि मेन क्या फंक्शंस हैं, तो एलोकेशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन, ये तीनों ही इसका आंसर है। तो ऑल ऑफ दी अब एलोकेशन मतलब क्या होता है कि पैसा कहाँ लगाना है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि पैसे को कैसे कैसे बांटना है, और स्टेबलाइजेशन मतलब कि कैसे हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी पैसे से, ठीक है, पैसे के यूज से कैसे हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, अदर रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए ताकि उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो। तो ये सबकी बात कर रहा है कौन, फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Who is the author of the book The Theory of Public Finance? The Theory of Public Finance जो कि इंपॉर्टेंट बुक है, किसने दिया था, हमारे R.A. मस्ग्रेव ने दिया है, ठीक है। पीछे इन्होंने क्या कहा था, फंक्शन इनके अकॉर्डिंग कौन से तीन फंक्शन है, तो ये तीन फंक्शन है, ठीक। और इन्होंने कौन सी बुक में ये दिया है, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस में ही ये बताया है ये तीन फंक्शंस के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बी, बी हमारा आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दो टर्म आया है, नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, ठीक है। नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा गुड्स, ठीक है, या ऐसी चीज जिसको हर कंज्यूमर यूज करता ही करता है, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया था, रोड हो गया, ठीक है, रोड हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, क्लियर है, स्ट्रीट लाइट हो गई, ठीक है। स्ट्रीट लाइट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए जलेगा और हमारे लिए नहीं जलेगा, वो जल रहा है तो सबके लिए जल रहा है, नहीं जल रहा है तो किसी के लिए नहीं जलेगा, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट हो गया, ठीक है। तो अब रोड्स में गड्ढे हैं तो वो सबके लिए गड्ढे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे और आपके लिए हैं, ठीक है। अब खुद उसमें गिर जाओ तो बात की बात है, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए है। तो चलो जो का पार्ट, चलो नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूसिविटी का क्या मतलब हुआ, देखो नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूसिविटी का मतलब हुआ कि मान लो एक पिज्जा है, ठीक, ये पिज्जा है, थोड़ा कम अच्छा पिज्जा है, ठीक है, तो टॉपिंग्स कर लेते हैं, चलो चलो ठीक है, ये पिज्जा है, तो पिज्जा में क्या है, अगर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 स्लाइस है, ठीक है, 8 स्लाइस है, ठीक है, 8 स्लाइस है, तो कोई 8 लोग ही खा सकते हैं, या वो एक जो खाएगा वो पूरा एक खाएगा, ठीक है। दोस्ती यारी अलग बात है, छीना झपटी में खा लो बात है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान अगर वो खाएगा तो वो एक स्लाइस अकेले अपने खाएगा। तो जब वो एक 8 लोग ही एक को खा पाएंगे, तो अगर 9वां इंसान है, कोई वन अदर पर्सन है, तो उसको उतने इक्वली तरीके से नहीं मिलेगा जितना बाकी सब ने खाया, इक्वालिटी की बात ही है। तो इसमें यहाँ लड़ाई होगा कि नहीं तुम ज्यादा खा लिए, नहीं मेरा वाला, हम कम खाए हैं तुम ज्यादा खाए, ये लड़ाई आती है, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स क्या है, लेकिन वो नॉन राइवल है, नॉन राइवलरी है, मतलब कोई लड़ाई नहीं है। स्ट्रीट लाइट जल रही है, सबके लिए जलेगी, नहीं जल रही है किसी के लिए नहीं जलेगी, रोड बना है, सब उस पे अपना व्हीकल लेके जाएंगे, पैदल चलेंगे, जो करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों जो है किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये दोनों हमारे पब्लिक गुड्स के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ना कि नॉर्मल गुड्स, ना कि डीमेरिट गुड्स, और ना ही इंफीरियर गुड्स, ठीक है। हमारे किसका एग्जाम्पल है, ये पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल है, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं हो सकता, और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इसको यूज ना करे। दोनों चीज है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और कोई ऐसा चीज नहीं है जो हर पर्सन उसको यूज ना करे। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो जरूर से कमेंट करके बताएंगे, लाइक भी करेंगे, और सब्सक्राइब, नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी पुराने बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, पढ़ते रहो ऐसे। चलो नेक्स्ट है, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल इफ, सेम चीज है जो अभी मतलब मैंने बताया है, उसी की बात की गई है कि पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल इफ some people cannot be prevented from consuming it। some people मतलब कोई भी people, ठीक है,
इसको यूज करने से, कंज्यूम करने से बचा नहीं है, इसको यूज करने से बचा नहीं है। लिखा है ना, कुछ लोगों का हिस्सा उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन राइवल। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला, ना कि ये कंजप्शन बाय 1% रिड्यूस कंजप्शन ऑफ अदर पर्सन। ऐसा नहीं कि कोई एक इसको कंज्यूम कर लिया दूसरा इसको कंज्यूम नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर नॉट लगा रहता, कंजप्शन बाय 1% cannot reduces the consumption of the other individual, तब ये आंसर सही होता। अदरवाइज क्या है, ये वाला पहला वाला जो आंसर है वो सही है। इसमें अगर कैनॉट लग के आएगा तब इस आंसर को हम टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ लोग इसको यूज किए बिना रह गए, ऐसा नहीं कि रोड पे कोई जाए बिना रह जाएगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रीट लाइट को यूज ना करे। ठीक है, तो ऐसी चीजें, ये भी आंसर नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा कि हर पर्सन जो है, कोई भी बच नहीं पाया है उस चीज को कंज्यूम करने से। ठीक है, तो आंसर है पहला वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है, फ्री राइडर कहते हैं ना, फ्री की सेवाएं। ठीक है, ठीक है, कोई आपको फ्री में घुमा के लेकर आ रहा हो, ठीक है, फ्री राइडर प्रॉब्लम आता है हमारा पब्लिक गुड्स में ही आता है, क्योंकि इसमें पब्लिक गुड्स में आता है क्योंकि पब्लिक गुड्स ऐसा गुड्स है जो सबको ही यूज कर रहा है, चाहे उसके लिए उसने कुछ पे किया हो चाहे ना किया हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम ऐसा सामान, ठीक है, जिसमें हम पे करें चाहे ना करें वो सेवा हमको मिल रही है। नेशनल डिफेंस में मेरा खुद से डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूशन हो चाहे ना हो, लेकिन वो डिफेंस, नेशनल डिफेंस जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, वो हमें सेवा दे रही है, पुलिस है हमें सेवा दे रही है। ठीक है, तो वो क्या है, फ्री राइडर प्रॉब्लम की बात की गई है। तो ये किसका प्रॉब्लम है, पब्लिक गुड्स का है, कि आप सामने वाला उसका पेमेंट कर रहा हो, कॉस्ट दे रहा हो ना दे रहा हो, वो उसकी सेवा ले रहा है, वो उसका फायदा उठा रहा है। ठीक है, तो फ्री राइडर प्रॉब्लम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्राइवेट गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। प्राइवेट गुड्स क्या हैं अब, ठीक है, प्राइवेट गुड्स क्या हैं। अब देखो आप कंफ्यूज मत हो ना, पब्लिक नहीं पूछ रहा है, प्राइवेट पूछ रहा है। ठीक है, पब्लिक नहीं पूछ रहा, प्राइवेट पूछ रहा। तो प्राइवेट गुड्स क्या है, प्राइवेट गुड एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है इनका। राइवलरी हो सकता है कंजप्शन में, एक को मिला दूसरे को ना मिला, क्योंकि उनके पास लिमिटेड सप्लाई होता है। ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई राइवलरीज आ सकते हैं। पेमेंट ऑफ प्राइस हो सकता है कि हायर लेवल के, हायर स्टैंडर्ड वालों के लिए है, हायर इनकम वालों के लिए हो, या हो सकता है लोअर इनकम वालों के लिए हो, या हो सकता है मिडिल इनकम वालों के लिए हो। ठीक है, तो प्राइसेस भी डिफर कर सकती हैं। एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, राइवलरी इन कंजप्शन और पेमेंट ऑफ प्राइस सब अलग अलग हो सकता है, इसीलिए प्राइवेट गुड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये तीनों के तीनों ही हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है वाइसमैन एंड पीकॉक हाइपोथेसिस। अभी पीछे पढ़कर आए हैं हम लोग, वाइसमैन और पीकॉक जी ने कौन सा हाइपोथेसिस दिया है, याद करके बताना मुझे, मैं नहीं बताऊंगी अब। ठीक है, वाइसमैन और पीकॉक हाइपोथेसिस पीछे क्वेश्चंस में पढ़े हैं हम लोग। वो कौन सा हाइपोथेसिस है, क्या नाम है, शॉर्ट में स्टार्टिंग बता दे रहे, डी से है। ठीक है, इसके आगे नहीं बताएंगे। अब वो बात कर कह रहे हैं कि ये हाइपोथेसिस सपोर्ट इन अ मच स्ट्रॉन्गर मैनर ऑफ पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कि अगर इनके हिसाब से जो भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें सबसे ज्यादा मतलब कौन से ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, तो इसमें अपवर्ड ट्रेंड्स आता है, अपवर्ड ट्रेंड्स इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऐसे करके मैंने पीछे बनाया भी था कि टैक्स ज्यादा, एक्सपेंडिचर और ज्यादा, फिर ज्यादा एक्सपेंडिचर और ज्यादा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर क्या है, बढ़ता रहता है, ऊपर की तरफ अपफ्लिप्ट होता रहता है। तो इसमें इनके हाइपोथेसिस का आंसर होगा एन अपवर्ड ट्रेंड्स इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऊपर की तरफ चढ़ाव देखने को मिलता है, एक्सपेंडिचर ज्यादा ही हो रहा है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
द थ्योरी ऑफ फिस्कल पॉलिसी डिराइव। अब फिस्कल पॉलिसी क्या कह रहा है, फिस्कल पॉलिसी किस चीज की बात कर रहा है, तो फिस्कल पॉलिसी हमेशा वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करता है। दो तरह की पॉलिसीज होती है ना हमारे इंडिया में, मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। दूसरा फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन गवर्न करता है, आरबीआई गवर्न करती है। फिस्कल पॉलिसी कौन गवर्न करता है, गवर्नमेंट गवर्न करती है। ठीक है, मतलब इसका डिसीजन आरबीआई लेती है और इस फिस्कल पॉलिसी का डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। तो गवर्नमेंट जो भी काम करेगी किसके लिए करेगी, वेलफेयर इकोनॉमिक के लिए ही करेगी। वेलफेयर इकोनॉमिक का काम थ्योरी बताया गया है फिस्कल पॉलिसी में। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म रिफर्स, फिस्कल फेडरलिज्म क्या बात कर रहा है, पढ़िए। शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। क्या फिस्कल पॉलिसी पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, वेलफेयर, वेलफेयर की बात कर रहा है फिस्कल पॉलिसी। ठीक, इसी वर्ड को ध्यान में रखते हुए क्या पॉलिटिकल पावर कितना बटेगा सेंटर और स्टेट में, इसकी बात करेगा फिस्कल पॉलिसी, नहीं। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक प्लान, कैसे इकोनॉमिक प्लान को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या इसकी बात करता है, नहीं, इसकी बात भी नहीं करता है। बात वो क्या करता है कि कैसे इकोनॉमिक फंक्शन को हम डिवाइड करेंगे और कैसे उन रिसोर्सेस को हम डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट में अरेंज करेंगे। मतलब कैसे हम जो भी हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है, जो भी हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसको कैसे हम इसको कहाँ से जनरेट करेंगे और कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, ये सारी बातें फिस्कल पॉलिसी करता है गवर्नमेंट। तो ये फंक्शन इकोनॉमिक फंक्शन और कैसे रिसोर्सेज को हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल, स्टेट और लोकल। ठीक है, इन तीन की बात करता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस। साउंड फाइनेंस की बात किया है। साउंड फाइनेंस कब होगा, साउंड फाइनेंस तब होगा, साउंड फाइनेंस मतलब कि जहां पर कोई भी सॉर्ट ऑफ क्या कहेंगे उसको, कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ना अराइज हो रही हो। ठीक है, प्रॉब्लम्स अराइज नहीं हो रही हो, बैलेंस चल रहा हो एक। ठीक है, हर चीज में एकदम बैलेंस चल रहा हो, कहते हैं ना कि एकदम शांत माहौल है। ठीक है, तो शांत माहौल तभी होता है जब सब चीजें सेटल होती हैं, सब चीजें सेटल बैलेंस वे में चल रही होती हैं। इसका आंसर होगा, जब साउंड की बात किया है तो ना ही ज्यादा चाहिए ना ही कम चाहिए। ठीक है, ना ज्यादा करना है ना कम करना है, और ये भी नहीं देखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिनिमम लेवल पे अपना बैलेंस करे। हमें ये देखना है, क्योंकि हम पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर साउंड फाइनेंस तभी कहलाएगा जब बैलेंस बनाएंगे टैक्स और स्पेंडिंग में। मतलब टैक्स जो हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, अपने इंडिविजुअल से या कंपनी किसी से भी, ठीक है, टैक्स जो हम ले रहे हैं और जो खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये दोनों ही बराबर रहे। ऐसा ना रहे कि टैक्स ज्यादा ले रहे हैं और खर्चा कम कर रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है, बाकी बच कहाँ रहा है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि टैक्स कम ले रहे हैं एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं तो एकदम डेफिसिट में चला जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बराबर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि एकदम बैलेंस रहे, वो बात करता है साउंड फाइनेंस की बात करता है। ठीक है, साउंड फाइनेंस की बात कौन कर रहा है, बैलेंस बिटवीन टैक्स एंड स्पेंडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइवेट गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये तो आप बता ही दोगे सब, कौन बताएगा वापस से, आई थिंक ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। वापस से रिपीट हुआ है, जल्दी बता दो। अब आंसर क्या होगा, सीधे सीधे बताएं, एक्सप्लेन करें वापस से। ऑल ऑफ दी अबव, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी है, राइवलरी भी होता है कंजप्शन में, और पेमेंट ऑफ प्राइस भी अलग है। लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, प्राइसेस डिफर हो सकती हैं, किसी के लिए सस्ता हो सकता है किसी के लिए महंगा हो सकता है भाई। ठीक है, तो प्राइवेट गुड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल ऑफ दी अबव है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अ डेवलपिंग कंट्री, क्या पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या है, क्यों फिस्कल पॉलिसी किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट
एम है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंट्री को डेवलप करना, ग्रोथ देना, वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एम है हमारे फिस्कल पॉलिसी का। क्लियर है? तो आंसर होगा बी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल। ये आई थिंक फिर से काफी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इसका आंसर आप लोग बता ही देंगे। इसका आंसर है क्या? पहला वाला। ये कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इसके यूज से रह गया हो, छूट गया हो, बच गया हो, ठीक है, सब कोई इस पब्लिक गुड्स को यूज करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉन राइवल। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ फिस्कल पॉलिसी? अब चलो फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से मेजर्स हैं, इसका क्वेश्चन आया है। दो तरह की पॉलिसीज होती हैं हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में दो तरह की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन गवर्न करता है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन गवर्न करता है? गवर्नमेंट। पढ़ लिए हैं। अब ये क्या क्या चीज देखता है? सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, ठीक है, ओपन मार्केट, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन पूरा लिख देते, ठीक है, ओपन। तो मॉनेटरी पॉलिसी ये इन सारे मेजर्स की बात करता है। गवर्नमेंट किन की मेजर्स की बात करता है? यहाँ पर क्या एक चीज दिख रहा है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है, मतलब ओवरऑल इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारे आंसर क्रॉस हो जाएंगे। पहला वाला टिक होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिस्कल पॉलिसी किसकी बात कर रहा है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक फाइनेंस, इसकी बात कर रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आया है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। पुराना पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हैं, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किसने दिया है? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किसने दिया है? तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दिया है हमारा डाल्टन ने। पढ़े हैं पीछे अभी हम लोग, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कब हमको ज्यादा अचीव होता है? तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हमको तब अचीव होता है जब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जो किए हैं हम लोग वो इक्वल हो मार्जिनल सोशल बेनिफिट के। मतलब जितना हम दिए हैं उतना हमको मिल गया, ठीक है, जितना एक एड ऑन हम दे रहे हैं उतना ही एक एड ऑन हमको मिल भी रहा है। तो वो मार्जिनल जब वर्ड आए तो मार्जिनल वर्ड मतलब एडिशन, मतलब एक और चीज ऐड हो रही हो, ठीक है। मार्जिन का मतलब हो गया एक और चीज ऐड हो रही हो। तो जब भी हम सोशल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को एक ऐड करके आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उतना ही हमको ऐड करने सेक्रीफाइस करने के बाद उतना ही हमको क्या मिल रहा हो? सोशल बेनिफिट मिल रहा हो। तो ये पॉइंट होता है हमारा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का पॉइंट सबसे ज्यादा अचीव कब होता है? जब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। आंसर क्लियर है? आंसर ए रहेगा। आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ, चलो कौन बताएगा अब? फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ, बहुत ही आसान है। आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। नाबार्ड तो अपना एग्रीकल्चर रूरल एरिया का एक बैंक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाता है। तो फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही फिस्कल पॉलिसी बनाता है, बजट जो बनाता है वो गवर्नमेंट बनाता है। चलो नेक्स्ट, हमारे इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट्स हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं बताएंगे तो हमें कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, आप हमें नहीं बताएंगे, हमें समझ नहीं आएगा कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो जरूर बताएं, ठीक है। और ये आपके एलयू एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पब्लिक फाइनेंस, जो कि और कोई यूनिवर्सिटी इसको नहीं पढ़ाती है। एक एलयू है जो पब्लिक फाइनेंस को पढ़ाता है और एंट्रेंस में पूछता भी है। तो आपको पहले से ही थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस सेशन का। इन पब्लिक फाइनेंस शिफ्टिंग रिफर्स, पब्लिक फाइनेंस में शिफ्टिंग क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस में शिफ्टिंग का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब शिफ्टिंग फाइनेंस का मतलब कि जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे टैक्स बर्डन को शिफ्ट करते हैं, टैक्स बर्डन को हम एक से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक फाइनेंस शिफ्टिंग। जैसे एक प्रोड्यूसर जो है अपना प्राइस राइज करके टैक्स बर्डन किस पे शिफ्ट कर रहा है? हम पे और आप पे टैक्स बर्डन शिफ्ट कर रहा है कंज्यूमर पे। तो ये कहलाता है पब्लिक फाइनेंस शिफ्टिंग। ठीक है, ये देखो दो तरह से होता है, अभी यही बता दे रहे हैं। पब्लिक फाइनेंस शिफ्टिंग दो तरह से होता है, अपवर्ड शिफ्टिंग और डाउनवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, तो शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक पर्सन अपना टैक्स बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर रहा है, मतलब ये प्रोड्यूसर क्या है, प्राइस राइज करके टैक्स बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे लेकर आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? पब्लिक फाइनेंस शिफ्टिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच इतना पेशेंसली सुनने के लिए, समझने के लिए। और लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज योर एजुकेटर सिमरन शर्मा। थैंक यू।